आखिरी चरण के मतदान के साथ ही लोकसभा चुनाव का रण 1 जून को खत्म हो जाएगा। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन इसके पहले दावों का दौर तेज है। मध्य प्रदेश में दोनों बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस जीत के दावे कर रहे हैं, तो अभी भी एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। इसी कड़ी में एक और सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने एमपी में क्लीन स्वीप का दावा करते हुए कांग्रेस के जीत के दावों पर तंज कसा है। तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार से कई सवाल किए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पतन की स्थिति में है। 29 में से 27 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और कहते हैं कि हम दमदारी से लड़े। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दावा किया कि 29 की 29 सीटें भाजपा मध्य प्रदेश में जीतेगी। 80% बूथों पर जीत के साथ बीजेपी 10% वोट शेयर बढ़ाकर 68% वोट शेयर हासिल करेगी। आज हम मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक सफलता राजनीतिक पंडितों और विश्लेषकों के अध्ययन और शोध का विषय मध्य प्रदेश के अंदर बनेगी। हमने बूथ विजय का जो अभियान लिया था, 80% बूथों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी। जो पिछले लोकसभा के चुनाव में 58% हमें वोट मिला था, मैं ऐसा मानता हूं कि हम 10% वोट शेयर बढ़ाने में सफल होंगे। 68% वोट शेयर लगभग इसके नजदीक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जाएगी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 29 की जगह 27 के चुनाव कांग्रेस ने लड़ा हो। आज़ादी के बाद ये बड़ा नया इतिहास बना है कांग्रेस का। और उसके बाद भी कितनी सफाई से, मैं तो समझता हूँ कितनी हिम्मत जुटा के बोलना पड़ता कि हम बहुत दमदारी से लड़े। कभी इतना ही बोल दो कि लड़े कितनी सीट पे, तो दम तो वैसे ही निकल गया। जिनका बराबर की सीटों पे लड़ने का दम नहीं, वो दमदारी किसको कहते हैं? ये शब्द बदलना पड़ेगा आजकल दमदारी का। भाजपा क्लीन स्वीप और 68% वोट शेयर का दावा कर रही है, तो कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि पतन कांग्रेस का नहीं भाजपा का हो रहा है। 29 की 29 सीटें तक तो बात समझ में आ रही है कि वो अनुमान लगा रहे हैं, मगर 68% वोट उन्हें मिलने वाले हैं, ये घोषणा करके बी डी शर्मा जी ने ये निश्चित कर दिया है कि अब राजीव कुमार की जगह मुख्य चुनाव आयुक्त जो है बी डी शर्मा जी को होना चाहिए। भाजपा का लगातार पतन हो रहा है कि कांग्रेस का लगातार पतन हो रहा है? तो बीजेपी जो है कानी अपना टेंट निहोरे ने दूसरे से कहे कि उसकी आंख में फुली है, ये इस तरह की बात है। हर पार्टी अपने तरीके से प्रयास करती है और पतन क्या होता है। हम लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार 40% वोट पर खड़े हुए चुनौती दे रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा और प्रदेश सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने सवाल किया है, नरसिंह घोटाले में क्या जवाबदेही तय करेंगे? सरकार की 100 दिन की कार्य योजना का क्या हुआ? मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे सुधारेंगे? मध्य प्रदेश के आर्थिक हालात कैसे बेहतर करेंगे? दलितों पर अत्याचार को लेकर कांग्रेस सुझाव देना चाहती है, समय देंगी क्या? मध्य प्रदेश मौजूदा समय में भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ बन चुका है। इस चुनाव में अगर भाजपा क्लीन स्वीप करती है, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वी डी शर्मा का पार्टी में कद बढ़ना तय है। वहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश में अब तक के सबसे दयनीय दौर से गुजर रही है। कांग्रेस एक सीट से जितना भी आगे बढ़ती है, ये उसके हिस्से में कामयाबी के तौर पर ही शामिल होगा। देखना यह है कि इसमें किसे कामयाबी हासिल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दावे और सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के क्लीन स्वीप के दावे में कितना दम? कहां से बढ़ा भारतीय जनता पार्टी का 10% वोट शेयर? मध्य प्रदेश में किसका उत्थान किसका पतन? क्या कांग्रेस के सवाल होंगे बजट सत्र का एजेंडा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव दोनों ही ये दावा करते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का पतन हुआ है,
कांग्रेस में दम नहीं है, कांग्रेस में बम नहीं है और कांग्रेस को इसका गम नहीं है। कांग्रेस कह रही है जो जा रहे हैं चले जाएं, वो गद्दार थे। लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेस ये लगातार कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी पतन की ओर अग्रसर हो चुकी है और इस बार कांग्रेस भी दहाई की संख्या में सीटें लेकर दिखाएगी। 2009 का जो परिणाम है वो दोहराएगी। तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है क्लीन स्वीप करना। सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी तो क्लीन स्वीप करेगी, अन्यथा उत्कृष्ट प्रदर्शन पर पिछले परफॉर्मेंस पर भी बरकरार रहे अगर भारतीय जनता पार्टी तो उसके लिए कम बड़ी बात नहीं है। लेकिन पूरे देश का जो माहौल है इस बार समझ नहीं आ रहा है। शुरुआत के 4 चरण में वोटिंग शेयर कम रहा, मतदान प्रतिशत कम रहा, फिर बाकी के अब जो 2 चरण हुए उनमें बेहतर हुआ और आखिरी चरण कल होना शेष है। उसके बाद 4 जून को जो नतीजे आएंगे, दोनों ही पार्टियां जो दावे कर रही हैं उनमें थोड़ा फर्क दिखा है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात कर रही थी, बहुत लाउड एंड क्लियर थी, लेकिन धीरे धीरे वह बात उसकी थोड़ी मध्यम हो गई। वहीं कांग्रेस पहले जो ये बात कह रही थी कि ये 400 पार नहीं जा सकते, खुद की बात नहीं कर रही थी, धीरे धीरे वो ये कहने लगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, भारतीय जनता पार्टी अब हार रही है। और अब वो यह दावा कर रही है कि इंडिया जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, वो अपनी सरकार बनाएगा। तो दावे हैं और सवाल हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सवाल भी दागे, नर्सिंग जो एजुकेशन है उस पर सवाल दागा, प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पर सवाल दागा, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल दागा और कहा कि वो आइडियाज़ भी देना चाहते। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं गुंजन चौकसे जी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। संतोष सिंह गौतम साहब मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गुंजन जी, क्लीन स्वीप का दावा है, सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद आपकी एक सीट बढ़ेगी। एक सीट बढ़ेगी, निश्चित रूप से हौसला बुलंद होगा, लेकिन अगर प्रदर्शन थोड़ा सा भी डाउन रहा और आपकी कुछ सीटें कम हुई तो सवाल बहुत खड़े होने वाले, क्या कहें? देखिए नवीन जी, इस बार मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर कमल खिलने वाला है। ये दावा सिर्फ हम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का नहीं कर रहा है, ये दावा प्रदेश की जनता ने भी अब किया है। जितना प्यार समर्थन प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिया था वो हम सबके समक्ष रहा है और उसी तरह इस चुनाव में भी जनता का समर्थन, प्यार, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसका पीछे एक कारण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो विजन रहा है वो जनता रही है, भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद रहा है वो जनता रही है, भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है वो जनता जनार्दन रही है। कांग्रेस की तरह इतिहास में परिवारवाद, विजन में परिवारवाद और अगर प्रेजेंट की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाना, जिसका विजन ये है उसके साथ जनता जनार्दन नहीं खड़ी है। जो अपने कार्यकर्ता को नहीं बचा पाया, जो पार्टी ने अध्यक्ष बनते से ही अपने पार्टी को पूर्ण रूप से बिखेर दिया हो, विफर गई हो, जो पार्टी जिसके कार्यकर्ता के पास आज हौसला नहीं है, जो निराशा से भरा हुआ है क्योंकि जिसका नेता भागा हुआ है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात रखी है, मैं उसको दोहराना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी 3 बार के सांसद रहे हैं, एक हार पाकर उन्होंने उस सीट को छोड़ के केरला भाग गए। वो तो समुद्र था बीच में, वरना वो उसको भी पार करके शायद दूसरे देशों ने भागना पड़ता। जिसका शीर्ष नेतृत्व इस तरह हारा और डरा हुआ हो तो वहां के कार्यकर्ता का क्या मनोबल होगा, और जो पार्टी का अस्तित्व नहीं, वजूद नहीं, वो जनता के बीच में क्या करेगी। बस यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का फर्क देखने को मिला है और जनता जनार्दन समझती है। इसलिए 29 की 29 सीट पर मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा और बस चंद दिनों की और बात है। 4 जून को आप और हम फिर इस प्रतिष्ठित टीवी चैनल पे बैठ के उस चीज का जश्न मनाएंगे और जनता को आभार देते हुए मैं आपको फिर नजर आऊंगी। संतोष जी से पूछ लेता हूँ। संतोष जी, संतोषजनक परिणामों की उम्मीद है, क्योंकि विधानसभा में संतोषजनक परिणामों की उम्मीद थी लेकिन आश्चर्यजनक हो गए, तो इस बार क्या उम्मीद करते हैं? देखिए नवीन जी, कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेहनत की है इन चुनावों में और निश्चित रूप से यहाँ कम से कम 12 और अधिकतम 15-17 सीटों की जीतने की उम्मीद कांग्रेस पार्टी को है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो दंभपूर्ण आचरण किया जा रहा है, चाहे उसके नेता हो, प्रवक्ता हो, मुख्यमंत्री हो,
चाहे प्रधानमंत्री हो। मैं समझता हूं इतना दम्भ किसी भी पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहता है। कांग्रेस पार्टी भी कभी शीर्ष पर हुआ करती थी और भारतीय जनता पार्टी भी कभी बहुत निचले पायदान पर हुआ करती थी, लेकिन इतना शीर्ष पर रहने के बाद भी इतना घमंड किसी को शोभा नहीं देता कि खुद ही भगवान को का एक प्रतिनिधि मानने लग जाए कि भगवान ने मुझे भेजा है, बायोलॉजिकली उत्पन्न नहीं हुआ हूं। जिस व्यक्ति ने जीते जी अपने पूरे जीवन भर अपनी पत्नी के साथ रहने उचित नहीं समझा, अपनी पत्नी को का नहीं हुआ वो, फिर बाद में मरने के बाद अपनी माँ का नहीं हुआ, उसकी माँ की डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद उनकी माँ से भी उन्होंने कह दिया कि मैं उनसे उत्पन्न ही नहीं हुआ हूँ, मुझे प्रभु ने भेजा है। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी का हो नहीं सकता, सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं, लेकिन सबको पता है कि वो किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। वो चंद लोगों के साथ है जिनको देश के संसाधन बेच रहे हैं। बाकी 80 करोड़ का आंकड़ा एक भी कम नहीं हो रहा है पिछले 10 सालों में, जो जिन 80 करोड़ को राशन देने की बात करते हैं कांग्रेस की योजना की। मैं समझता हूं कि वो आंकड़ा कम से कम 50 करोड़ तक आ जाना था अगर मेहनत करते तो, इतने ही चमत्कारी थे तो। लेकिन वो कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने के बावजूद ये आंकड़ा 80 करोड़ बचा हुआ है। आप सोचिए, झूठ की हद होती है। वो जिलों की राजधानियां पूछते हैं लोगों से, ये उनका मानसिक स्तर है। वो बादलों के नीचे से हवाई जहाज उतारकर उड़ाकर रडार से बच जाते हैं, वो नालों से चाय बनवा देते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री का बौद्धिक स्तर जो ये कहता हो कि महात्मा गांधी को 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म के बाद जाना गया दुनिया भर में, मैं समझता हूं कि अशिक्षा की हद है, या तो जिसको कहते हैं अल्प बुद्धि है ये, कि उनको यही नहीं पता कि महात्मा गांधी क्या चीज है। तो मैं समझता हूं कि जिसने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली है, केवल उसी को 1982 के बाद फिल्म के द्वारा महात्मा गांधी के बारे में पता चला। नहीं तो लियो टॉल्स्टॉय हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे मुसोलिनी हो, हिटलर हो, सब महात्मा गांधी के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। टाइम पत्रिका ने 1950 के पहले 3 बार अपने कवर पेज पर महात्मा गांधी को छापा था। तो मैं समझता हूं ऐसे अल्प बुद्धि प्रधानमंत्री अगर इस देश में है और तात्कालिक कारणों से, अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से या अन्य मुद्दों से वो सत्ता में आ गए, तो ऐसा ना समझे कि वो सर्वज्ञानी हो गए हैं। मैं समझता हूं कि उनकी जो हार की जो उनको आहट मिली, उसके कारण तमाम तरीके से उन्होंने प्रयास किए। अभी मैं मुख्यमंत्री जी की पत्रकार वार्ता सुन रहा था, उसमें कह रहे थे कि कांग्रेस तो कमजोर है और इसीलिए 2 सीटों पर यहाँ पर लड़ नहीं पाई और 27 सीटों पर ही कांग्रेस लड़ रही है। अरे भाई, अगर कांग्रेस मजबूत नहीं होती तो आपको लोकतंत्र की हत्या की आवश्यकता क्या पड़ती, पहले सूरत में और बाद में मध्य प्रदेश में, इंदौर हो या खजुराहो हो। मैं समझता हूं कि इंदौर और खजुराहो के द्वारा मध्य प्रदेश के माथे पर लोकतंत्र की हत्या का जो कलंक लगा है, उससे शर्मसार होने की बजाय छाती चौड़ी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यही तो कांग्रेस की मजबूती है। यही देखकर तो आप तमाम तरीके के डर दिखा के, किसी को 307 का डर दिखा दिया, किसी को कुछ करा दिया, एजेंसियां आपके हाथ में, सारी चीजें आपके हाथ में, चाहे जिसको डराओ धमकाओ। आप हिमंता बिस्वा शर्मा, जिनको आप सबसे बड़ा घोटालेबाज बताते थे, उनको कंधे पर बैठाओ। अजीत पवार जो 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी था, उसको वॉशिंग मशीन में धो दो। आप जो आदर्श हाउसिंग, नवीन जी 1 मिनट का सुन लीजिए, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी का जो सबसे बड़ा, जिसको भ्रष्टाचारी बताते थे, जिसको कहते थे कि शहीदों की विधवाओं के मकान खा गया, वो आज अशोक चौहान इनकी पार्टी में है। चाहे आप किसी को उदाहरण ले लो, येदियुरप्पा को देख लो। लेकिन मुझे एक प्रश्न जरूर पूछना है, पिछले कुछ सालों से लगातार आप आग उगल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ। आपको डर नहीं लगता संतोष जी? किस बात का? मुझे किस बात का डर है? मैं तो सत्य कहने वाला आदमी हूं। और अरविंद केजरीवाल, और जब उनको जेल में भेज दिया गया है जो हेमंत सोरेन को, तो मैं समझता हूं कि हिमंता बिस्वा शर्मा को उसी कैटेगरी में आना चाहिए था, जेल वाली कैटेगरी में, और नहीं तो अजीत पवार को आना चाहिए था। ये लोग क्यों नहीं है जेल वाली कैटेगरी में? शिवराज सिंह चौहान, जिनके ऊपर तमाम आरोप लगे, उनके ऊपर एक भी क्यों नहीं उन्हें मुकदमा चलाया गया? मैं समझता हूं इस देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार केंद्र में चल रही है, जो अपने मित्रों को एयरपोर्ट से लेके, पोर्ट से लेके सारी संसाधन देश के बेच रही है। और मध्य प्रदेश में तो आपने देखा रोज घोटाला हो रहा है, और दलित महिलाओं पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, आदिवासी भाइयों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, और यहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, उसके बावजूद सीना चोरी कर रहे हैं। किस दम में जीत का दावा कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। प्रतिक्रिया लेता हूं। योगी राज जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है और कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि भाई अब जो भी स्थिति आएगी, परिणाम कोई ऐसे परिणाम जितने भी आएंगे उसमें उन्हें संतोष है। उन्हें ये तो स्पष्ट है कि अगर एक से ज़्यादा जो भी हुआ उनके लिए उपलब्धि है। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर, एक आक्रामक विपक्ष के तौर पर, अभी जब तक कि आचार संहिता समाप्त नहीं है, सरकार अपने पूरे फॉर्म में नहीं है, उन्होंने ही सवाल खड़े कर दिए हैं नरसिंह घोटाले के, सरकार के 100 दिन की कार्य योजना के, कानून व्यवस्था के और आर्थिक हालात से लेके दलित अत्याचार के। अब अगर ये
कांग्रेस यही तेवर सदन में बनाए रही, सड़क पर बनाए रही, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश में मतलब एकदम मोनोटोनस विपक्ष विहीन टाइप की स्थिति सरकारों को रही है और इसका सरकारों ने भरपूर फायदा उठाया है। तो ये जो आक्रामकता है ये लोकतंत्र के लिए अच्छी है, लेकिन ये सदन में भी हो, सिर्फ सड़क पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं हो। और ये जो सवाल हैं इनके जवाब सरकार को देने ही चाहिए। पिछले कुछ समय से सरकारें लगातार जवाबदेही से बचती रही। देखिए नवीन जी, ये जो कांग्रेस सवाल उठा रही है ये चुनाव के बाद के सवाल है। आप इन सवालों के साथ चुनाव में जाते तो ज़्यादा मज़ा आता। अभी आप क्या बात कर रहे हैं कि अब जब सरकार बन जाएगी फिर हम सदन में सरकार को घेरेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो इश्यूज़ अभी विपक्ष के पास हैं वो बड़े इश्यूज़ हैं और उनको लेकर ही विपक्ष को अपना स्टैंड रखना चाहिए। वो जनता के असली मुद्दे हैं। अभी आप ये देखिए, संतोष जी ने बड़ा धारा प्रभाव वक्तव्य दिया। कांग्रेस की सबसे बड़ी मुझे ये कमज़ोरी जो लगती है कि पूरी कांग्रेस मतलब प्रवक्ता से लेकर राहुल गांधी तक ये नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, ये जनता की बात बिल्कुल नहीं करते। नरेंद्र मोदी पर इतने सारे चार्जेस अभी उन्होंने गिरा दिए, महात्मा गांधी, बुद्धिजीवी, माँ का नहीं हुआ, पत्नी का नहीं हुआ। इन मुद्दों पर 2014 में लड़ लिए, 2019 में लड़ लिए, फिर भी जनता ने आपका साथ नहीं दिया। तो आप जनता के मुद्दे क्यों नहीं उठाते? आप पूरे चुनाव में 5 साल आप बात करते हैं महंगाई की, बेरोजगारी की, एक आंदोलन किसी कांग्रेसी ने किया हो महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तो आप बता दें। आप चुनाव जब आता है तो राहुल गांधी क्या कहने लगते हैं, हम आए तो जातिगत जनगणना कराएंगे, हम आए तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। तो ये मुद्दे ही नहीं है जनता के। और फिर आप अनर्गल टिप्पणियां करने लगते हैं प्रधानमंत्री पर। ये अलग इश्यूज। एक बात और मैं बताऊंगा आपको, पूरे देश में इस समय महात्मा गांधी के सर्वज्ञानी पैदा हुए, पूरे व्हाट्सएप से लेकर सब जगह, और ऐसा ऐसा ज्ञान बता रहा है कि बिल्कुल महात्मा गांधी कल इनके सपने में आए थे और सारा ज्ञान इनको दे गए। अब आप मुझे बताओ, महात्मा गांधी इस देश के रग रग में बसे, हर भारतवासी महात्मा गांधी पर गर्व करता है। लेकिन इसी कांग्रेस ने 70 साल से महात्मा गांधी की मूर्तियों के सबसे ज्यादा चश्मे टूटे तो इसी भारत में टूटे। एक कांग्रेसी ने आवाज नहीं उठाई। महात्मा गांधी की मूर्ति की दुर्गति भारत में हुई, कोई कांग्रेस ने आंदोलन नहीं किया। आज महात्मा गांधी के नाम पर पूरी कांग्रेस ने, समूचा विपक्ष ऐसा बता रहा है कि साहब मोदी को ज्ञान ही नहीं महात्मा गांधी के बारे में। और महात्मा गांधी का सबसे बड़ा अभियान यदि किसी ने इस देश में चलाया तो वो नरेंद्र मोदी ने चलाया। स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी का सपना था। वो बार बार बातों में, अपनी सभाओं में स्वच्छता पर जोर देते थे। कांग्रेस ने कभी 70 साल में स्वच्छता, कभी उनको लगा ही नहीं कि स्वच्छता मुद्दा हो सकता है। आज स्वच्छता जन जन का मुद्दा है। ये किसने बनाया? ये आपके पास भी था 70 सालों में। और गांधी जी के बारे में बात करते हैं आप, गांधी जी के विचारों का अनुसरण कांग्रेसी ने नहीं किया और उम्मीद करते हैं कि दुनिया उनका अनुसरण करे। तो ये बेसिक डिफरेंस है कांग्रेस में, भाजपा में, मोदी में। आप जब भी बात करो, जनता की आप बात करें तो जनता आपको ज्यादा समर्थन करेगी। जनता के इश्यूज पर आप काम करेंगे, जनता के दुख दर्द की यदि आप बात करेंगे तो आज भी मैं कह रहा हूं इतने मुद्दे हैं कांग्रेस के पास कि भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एक जो स्वच्छ भारत मिशन चलाया है, आह्वान किया है, और अब इसकी एक प्रतिस्पर्धा भी हो गई और इंदौर पिछले लगातार 6 वर्षों से लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर है। और ये गर्व का विषय है मध्य प्रदेश के लिए कि देश का सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश में है। तो जो उसका स्वच्छ भारत है, उसका जो लोगो है, उसमें एक तरफ स्वच्छ है, एक तरफ भारत है। तो जहाँ स्वच्छता है जिस लेंस पे, वहाँ भारत नहीं है, और जहाँ भारत है वहाँ स्वच्छता नहीं है। यही कह रही है कांग्रेस कि 80 करोड़ का राशन और 25 करोड़ को गरीबी से निकाला तो 80 और 20 1 करोड़ 5 लाख, मतलब करीब करीब देश की 70-75% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है। और हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बात कर रहे हैं। लेकिन आर्थिक असमानता भी एक ऐसा विषय है, हालांकि इसका दोषारोपण बराबर से कांग्रेस पर भी है कि अगर 70 सालों में उन्होंने विरासत में इतनी बड़ी संख्या गरीबी में दी, उन्होंने भी गरीबी हटाओ। लेकिन जो चमत्कारिक बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो वही बात है कि वो मुद्दे जनता तक पहुंचे नहीं, अन्यथा ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं थे।
अब ठीक है, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी अलग बात है, लेकिन अगर असल मुद्दों पर वोट किया गुंजन जी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो परिणाम है वो निश्चित रूप से परेशान करने वाले होंगे। नवीन जी, पहले आपके सवाल का जवाब दूंगी और उसके बाद संतोष जी ने जो कुछ टिप्पणियां की हैं उस पर मैं विरोध दर्ज कराना चाहूंगी और उसका खंडन करूंगी। आपने पहले अर्थव्यवस्था की जो बात की, तो नवीन जी आपने उसका जवाब भी दिया कि आप 70 वर्षों की जो बात कर रहे हैं, 55 वर्षों तक देश में किसने राज किया? कांग्रेस के शासन में कांग्रेस ने क्या किया था? 2014 के पहले अर्थव्यवस्था पे अगर मैं जवाब देना चाहूंगी तो 11वें पैमाने पे रख के रखा था। मात्र 10 वर्षों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत है, उन्होंने जो सपना था उन्होंने उसे पूरा किया है। आज 11वें पैमाने से उठाकर भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें पैमाने पर लेकर आए हैं। आज करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। तो जो 55 वर्षों में ये करने का सोच भी नहीं पाए, वो 10 वर्षों में उस पर काम हुआ है, वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दूसरी बात, संतोष जी ने जो बात बोली, आप एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं रख सकते जो पार्टी के प्रवक्ता, वो क्या देश की जनहित की बात करेंगे? जिस तरह बहुत खूबसूरती से हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने इस चीज को सामने भी रखा है दर्शकों के, आप एक प्रधानमंत्री की माता जी पे, उनकी पत्नी पे पहुंच गए। आपके विजन में जनता है ही नहीं कहीं। आप जिस प्रधानमंत्री पद के व्यक्ति को अल्पबुद्धि बोल रहे हैं, ये आपकी असली चाल, चरित्र और चेहरा तो यही है कांग्रेस का। अल्पबुद्धि उसे कहते हैं जो आपके नेता महिलाओं में रस ढूंढते हैं, उसे अल्पबुद्धि कहते हैं। जब आपके नेता मंडी में महिलाओं का भाव पूछते हैं, उसे अल्पबुद्धि कहते हैं। जब आपके अपने कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर आपके अपने नेताओं पे लाछन लगाते हैं, उसे अल्पबुद्धि कहते हैं। और आप गांधी जी की बात कर रहे थे संतोष जी, पहले मुझे जवाब दीजिए, ये गांधी जी का सपना था राम राज्य, कौन लेकर आया उसे? आप लेकर आए? नहीं लाए। उस राम राज्य का सपना जो देश की जनता ने देखा था, उसे पूरा किया है नरेंद्र मोदी जी ने। जो विकसित भारत, विकसित राष्ट्र का संकल्पना आपने और हम सब ने देखी थी, वो पूरा किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ये कांग्रेस गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये नेहरू की कांग्रेस है, जिसने सिर्फ फूट डालने का काम किया है, जिसने सिर्फ हिंदू मुसलमान का काम किया है। मुस्लिमों को आरक्षण, आप हिंदू आरक्षण छीन के आप धर्म के नाम पे आरक्षण देने की बात करते हैं। ये नेहरू की कांग्रेस है। गांधी का सम्मान आपने कभी किया नहीं। प्रतिक्रिया ले ले। सम्मानीय रहे हैं, प्रतिक्रिया ले, और उसको सम्मान दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। बहुत आभार है भारतीय जनता पार्टी के प्रति कि उन्होंने राम मंदिर को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद राम मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त किया। लेकिन राम मंदिर निर्माण से राम राज्य जो है, राम राज्य एक अलग विषय है, मंदिर एक अलग विषय है। मंदिर इसके पहले भी देश में बहुत थे। राम राज्य के लिए मानस में लिखा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहुक न व्यापा, वो बहुत बड़ा विषय है, उससे अभी हम कोसों दूर हैं। और पूछ लेता हूँ संतोष जी, तो आपके ऊपर गंभीर आरोप लगे, बड़ी विनम्रता से मैं इसका जवाब देना चाहूंगा नवीन जी। मैंने बहन गुंजन जी का पूरा सुना, सारी बातें सुनी, और मैं चाहूंगा कि वो बिना किसी रुकावट के मुझे भी अपनी बात कहने दें। उन्होंने बड़ी आसानी से ये कह दिया कि प्रधानमंत्री के ऊपर संतोष जी ने टिप्पणी करी और इसी आड़ में वो कांग्रेस पर भी सारी टिप्पणियां कर गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री कोई भगवान है, कोई परमेश्वर है जो उन पर टिप्पणी नहीं हो सकती? प्रधानमंत्री यदि हमारी सर्वोच्च नेता को ये कहें, इटालियन विधवा कहें या जर्सी गाय कहें या किसी को कुछ भी टिप्पणियां करें, आपने देखा होगा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसकी टिप्पणी थी? अभी हाल ही में मुजरे तक पहुंच गए थे प्रधानमंत्री। तो अगर आप कह दीजिए कि क्या वो मुजरा उन्होंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया? प्रधानमंत्री को भी अपनी जो गरिमा है पद की, उसको बनाए रखने के लिए नहीं कहना चाहिए कि महात्मा गांधी को 1982 के पहले कोई जानता नहीं था। पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के नाम का डंका बज रहा है, लेकिन अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री उस विराट व्यक्तित्व को बौना साबित करने की कोशिश करेगा तो कांग्रेस अभी जिंदा है, हम लोग जवाब देंगे। और प्रधानमंत्री महात्मा गांधी से ऊपर नहीं है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिए। महात्मा गांधी का कोई अपमान करेगा, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को तो अपमान करते ही रहते हैं, नेहरू जैसे विराट व्यक्तित्व का जब अपमान करेंगे तो ये प्रधानमंत्री भी किसी आक्षेप के दायरे के बाहर नहीं है। इस बात को मैं
पूरी जिसको कहते हैं कि ताकत से बता देना चाहता हूं। और दूसरी बात है, अभी योगी योगेश जी ने कही कि कांग्रेस ने जो है अच्छे मुद्दे नहीं रखे इसलिए वो सत्ता से बाहर हुई। ऐसा नहीं है योगी जी, हमारे भी अपने विश्लेषण तर्क हैं। और हमेशा चुनाव परिणामों का आधार ये नहीं हो जाता कि वो आदमी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हिटलर भी चुनाव जीतता था, भारी बहुमत से जीतता था, मुसोलिनी भी जीतता था, अंत उनका पता है दुनिया को क्या हुआ। मैं एक चीज बता दूं, 2014 में जब ये सत्ता में आए, नवीन जी, आपको भी पता होगा किस प्रकार से मीडिया हाइप हुई थी उस समय, और जिस प्रकार से आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, जो नेशनल चैनल जिन्होंने जिस तरीके से लगातार हमारी कांग्रेस के विरुद्ध आंदोलन दिखाए विनोद राय के सीएजी की रिपोर्ट पर। बाद में पता चला कि 1,75,000 करोड़ के जिस घोटाले का जिक्र किया गया था वो घोटाला फर्जी निकला, कोई घोटाला ही नहीं हुआ और कोई भी उसमें आरोपी सिद्ध नहीं हुआ। विनोद राय ने न तो इसके लिए माफी मांगी, न उन नेशनल मीडिया चैनल्स ने माफी मांगी कि हमने जो दिखाया उससे कांग्रेस की प्रतिष्ठा धूमिल हुई, मनमोहन सिंह की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। एक बात वो है कि उस समय वो भारी प्रचंड, जिसको कहते हैं कि अडानी अंबानी के धन से जो सत्ता में आए थे और उसके बाद जो उन्होंने देश के संसाधनों को बेचने का काम किया, और 2019 में जिस प्रकार से उन्होंने पुलवामा की घटना को भुनाया, ये कहते हुए कि हम शहीदों पर नहीं करेंगे लेकिन शहीदों के नाम पर वोट मांगे। और कहो तो मैं क्लिपिंग दिखा सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। तो ये दो चुनाव ये फैसला नहीं करेंगे कि 2024 के चुनाव का परिणाम आ चुका। और योगी जी, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा कि आपने अपने विश्लेषण में कहा कि कांग्रेस यदि जमीनी मुद्दे उठाती जैसे कि अब उठा रही है, जैसे मैंने मुद्दे उठाए, तो कांग्रेस के बेहतर परिणाम हो सकते थे। तो योगी जी, मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि परिणाम 4 तारीख को आएंगे, अभी आए नहीं है परिणाम, तो परिणाम आने तो दीजिए। हमने मुद्दे उठाए हैं और बड़ी दमदारी से उठाए हैं, और इसीलिए तो प्रधानमंत्री की हालत हो गई है कि वो लगातार किसी न किसी बात पे अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया योगी जी, कांग्रेस आए नहीं है नवीन जी, वही कह रहा हूं जो कांग्रेस कह रही है कि परिणामों का इंतजार कीजिए, परिणाम जब आएंगे तो कांग्रेस कहां तक पहुंची है यह भी स्पष्ट हो जाएगा। जी, परिणाम नहीं आज फिर ये कैसे कह रहे हैं कांग्रेस 15 सीट जीत रही भाई? अपन अनुमान पे बात कर रहे हैं ना, तो ये आकलन है, इनका आकलन होता है, हमारा अपना आकलन होता है। आप घोषणा करते तो आपने मान लिया परिणाम आ गया। ये तो हमें भी पता है परिणाम नहीं आए, ये तो हमें भी पता है परिणाम नहीं आए, लेकिन ये जो लगातार आकलन आते हैं, हम भी फील्ड में रहते हैं, आप भी फील्ड में रहते हैं, आप भी अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं ना कि हम 15 सीट जीतेंगे, हम अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि परिणाम किस दिशा में जाएगा। खैर वो एक इश्यू नहीं है, सवाल सिर्फ इसी बात का है कि मैं बार बार यही बात कहता हूं, मेरा ना कोई बीजेपी से कोई लगाव है, ना कोई कांग्रेस से मेरा कोई द्वेष है। मेरा सिर्फ ये रहती है कि आप यदि जनता की बात करेंगे तो जनता आपके साथ खड़ी होगी, आप जब तक मोदी की बात करेंगे जनता आपके साथ खड़ी नहीं होगी। तो ये बेसिक अंतर है आप में। जी, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। जो जनता की बात करेगा वो जनता पर राज करेगा। मैं इसी ध्येय वाक्य के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। संतोष जी, इसी ध्येय वाक्य के साथ चर्चा समाप्त करूंगा, बिल्कुल अंतिम चरण में हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये बिल्कुल सूक्ति वाक्य है योगेश जी का कि जो जनता की बात करेगा वो जनता पर राज करेगा। तो जनता की बात सिर्फ आर्थिक हो ऐसा नहीं है, जनता की बात धार्मिक भी है, जनता की बात सामाजिक भी है, जनता की बात विकास की भी है और जनता की बात राष्ट्र के सम्मान की भी है। तो भावनाएं, संभावनाएं और समीक्षाएं, आलोचनाओं के बीच कौन कितना जनता के पास पहुंच पाया है, कौन जनता से कितना जुड़ पाया है, यही तय करेगा। क्योंकि इस बार अभी जो पिछले चुनाव के नतीजे हैं वो अप्रत्याशित रहे हैं, तो कोई भी आकलन कह नहीं सकते कि किसके पक्ष में जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस अच्छा करती है, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरती है, एक इतने नंबर लाती है कि उसके सदन में नेता प्रतिपक्ष के लिए गरिमामयी स्थान मिलता है, और अगर वो सरकार भी बनाती है तो क्या बुरा है। लोकतंत्र में परिवर्तन होना ही चाहिए। लोकतंत्र में एक रास्ता होती है तो नीरस्ता भी होती है, लेकिन वर्तमान समय में बात वहीं घूम पर कर आ जाएगी कि जनता के पास किसकी बात पहुंची। तो ये 4 जून को तय होगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।